Hi everyone, this is Mohan. I am again here to discuss new topic, and today topic is the work energy theorem from the 11th physics from the work energy power chapter. One of the most important topic for the 11th physics as well as 12th physics. Without energy concept we cannot proceed in the whole physics. यदि मुझे एनर्जी की समझ नहीं है तो हम कभी भी फिजिक्स को बहुत अच्छे समझ में नहीं आएंगे और बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक होता है जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस पूछा ही जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम से। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम की बातें करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बातें करना चाहता हूँ कि जो आपने न्यूटन लॉ ऑफ द मोशंस पढ़ा होगा, न्यूटन लॉ ऑफ द मोशंस में आपने जो ऑब्जर्व किया होगा कि अगर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ की बातें करते हैं जो हमारे काम की उसकी बातें करते हैं सिर्फ कि किसी भी बॉडी के ऊपर यदि मैं उस बॉडी का स्टेट चेंज करना चाहता हूँ तो बॉडी का स्टेट चेंज करने के लिए मुझे कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। जब तक फोर्सेज ना लगे तब तक बॉडी के स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, आपने ये पढ़ा होगा। यदि बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में लाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि बॉडी मोशन में है उसको मैं डिक्रीज करना चाहता हूँ, उसकी स्पीड को बढ़ाना चाहता हूँ या रेस्ट में लाना चाहता हूँ तो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ये हम लोग ने सीख रखा है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी हमें यही बोलता है कि टोटल वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मतलब जो भी हम बॉडी के ऊपर काम करेंगे वो बॉडी के ऊपर जो हम काम करेंगे वही एनर्जी बॉडी के किस में जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाएगा। तो आज हम स्टेटमेंट की बातें करते हैं। अगला हमारा स्टेटमेंट क्या है उसकी बातें करें। क्या बोलता है देखिए आप, वर्क डन बाय द नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मतलब जो कुछ, जैसे मैं ऐसे बोल दूं आपको, देखिए मैं बोलूं कि जैसे हमारे पास एक बॉडी है ऐसे, ये अपना सरफेस, इसके ऊपर हमने एफ नेट लगाया तो इसके द्वारा बॉडी अगर डिस्प्लेस होता है, मान लेते हैं कि ये कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेस करता है, ठीक है, तो एफ नेट डॉट डी एक्स ये क्या दिया जाता है, वर्क डन दिया जाता है, विच इज इक्वल टू डेल्टा के ई। ये बोलता है कौन, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसको हम, अगर ये क्लियर नहीं अब हम इसको और अच्छे से डिटेल डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मैं ऐसा सिचुएशन कंसीडर करूंगा कि सभी कुछ इसमें शामिल हो जाए ताकि हमें एक एक करके डिस्कस ना करना पड़े। जैसे मान लीजिए मैं एक सिचुएशन कंसीडर करता हूं कुछ ऐसा कि मेरे पास ये एक कोई फ्रेम, जो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम लेंगे जिसकी बॉडी का मास m है, और इस सरफेस का, ये सरफेस अपना, इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जिसकी वैल्यू मैं बोल देता हूं आपके लिए म्यू। क्लियर। और इसके ऊपर मैं एक फोर्सेज लगाता हूं इस डायरेक्शन में F1 एक्सटर्नल फोर्स, ताकि वो फ्रिक्शन क्रिएट हो सके। दूसरा मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं F2 और इस बॉडी को मैं कनेक्ट करता हूं स्प्रिंग से। क्लियर है बात है। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मैं K ले लेता हूं और ये होल सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को मैं एक्सीलरेट करता हूं A से। देखिए तो अब मैं आपसे अगर पूछूं कि जो हमने यहाँ पे सिचुएशन कंसीडर किया है उस बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं, तो आप देख के ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर मैं एफ नेट की बातें करूं, इस बॉडी के ऊपर लगने वाले नेट फोर्स, तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है वो है एफ एक्सटर्नल, जो F1 और F2 है, मैं इसको एक्सटर्नल बोल देता हूं, प्लस और जो फोर्सेस दिख रहा है वो मेरे को स्प्रिंग फोर्स दिख रही है, प्लस चूंकि ये पूरा सिचुएशन ग्रेविटी वाले स्पेस में है तो mg भी लगेगा, Fg बोल देता हूं मैं। क्लियर। प्लस चूंकि हमने एक ऐसा सरफेस कंसीडर किया है ताकि वहां पे फ्रिक्शन हो तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा जिसको मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के नाम से बोल देता हूं। प्लस अपने पास इनके अलावा एक और हमने ये फ्रेम जो कंसीडर किया है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम कंसीडर किया है। मतलब अगर जब अपने पास नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा तो वो एक्सेलरेट करते हैं, एक स्यूडो फोर्स भी लगेगा जिसको मैं एस भी बोल देता हूं या ऐसे बोल देता हूं।
स्यूडो फोर्स। देखिए तो इस बॉडी के ऊपर लगने वाले नेट फोर्सेस की बातें समझ में आई क्या? अच्छा, अब ये नेट फोर्सेस जो दे रखा है, अगर मैं इनको बोलूं तो अपने को एक बात समझ में आता है, टेक्निकल टर्म में बोलूं तो एफ एक्सटर्नल वही है, ये जो स्प्रिंग फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या हम उनको कंजर्वेटिव फोर्सेस जानते हैं क्या? तो क्या मैं इसको एफ कंजर्वेटिव से डिनोट कर देता हूं, प्लस जो फ्रिक्शनल फोर्स है जिसको मैं ऑलरेडी क्या बोल दिया हूं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, प्लस स्यूडो फोर्स को वही रहने देता हूं, मैं इसको बोलता हूं स्यूडो फोर्स। क्या इस बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेज, इस बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेज क्लियर है क्या? अब अगर मैं इस बॉडी का वर्क डन लिखूं तो मुझे पता है अगर मेरा फोर्स वेरिएबल हुआ और कांस्टेंट हुआ, दोनों को कंसीडर करते हुए मैं कर रहा हूं, मैं ऐसा केस कंसीडर करता हूं कि अगर हमारा वेरिएबल हुआ तो भी एप्लीकेबल होगा, अगर कांस्टेंट हुआ तो हम इजीली उसको कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे। एफ नेट डॉट डी एक्स इज इक्वल टू वर्क डन डब्ल्यू नेट, ऐसा लिखते हैं। अच्छा, अब देखें, अगर मैं आपको बोलूं कि हमें वर्क डन डिफाइन किया जाता है कि वर्क डन बाय द नेट फोर्स इज इक्वल टू एफ नेट डॉट डीएक्स, लिखेंगे हम। अब अगले स्लाइड में हम बातें करते हैं। देखिए, मैं आपको बोलूं कि ये जो एफ नेट है, क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा क्या, फोर्स बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, फोर्स बाय द स्यूडो फोर्सेज एंड फोर्स बाय द एक्सटर्नल फोर्सेज इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इनटू ए नेट। देखिए तो क्या ये बातें समझ में आई? ए नेट। अब आपने, अगर हमने बॉडी को डिस्प्लेस किया है तो किसी न किसी एक्स के फॉर्मेट में हो सकता है, चेंज हो या वाई के, हम जो भी अपना मन से कंसीडर करना चाहे तो कर सकते हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा कि वेलोसिटी का रिलेशन विद डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा होता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट और प्रोडक्ट वेलोसिटी का, क्या ये बातें समझ में आई? तो मैं इस ए नेट को इससे रिप्लेस करता हूं। देखिए आप, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा क्या, देखिए एफ सी प्लस फोर्स बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, फोर्स बाय द स्यूडो, प्लस एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इंटू बी डीवी बाई डीएक्स। देखो अब मैं इधर क्या है, ये अपना एफ नेट, ये पूरी चीजें थी, क्लियर? अच्छा, अब मैं उसको dx को इधर रिप्लेस करता हूं तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा क्या, देखिए आप, एफ नेट डॉट dx विच इज इक्वल टू वर्क डन बाई नेट फोर्स, हियर वी कैन राइट फोर्स बाय द कंजर्वेटिव फोर्स dx प्लस फोर्स बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डॉट dx, force due to pseudo force dot dx integration plus force external dot dx is equal to m v dv। देखिए तो क्या ये पूरी बात समझ में आई? वर्क डन बाय द नेट फोर्स इज इक्वल टू, नेट फोर्स में कौन, मैं सबको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर रहा हूं। अब मुझे ये बात पता है कि जब अगर मैं बोलता हूं कि इनिशियल सिचुएशन में वेलोसिटी में वी आई बोल देता हूं, फाइनल में कितना हो जाएगा, वी फाइनल। तो इन सब को क्या मैं ऐसे लिखूंगा क्या, देखो आप, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द स्यूडो फोर्स एंड वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको इंटीग्रेशन समझ में आ रहा होगा, बी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और जब आप इसको लिमिट को रखोगे तो बी फाइनल का स्क्वायर माइनस बी इनिशियल स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, मास पहले से है। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं क्या, देखिए आप, 1/2 मास बी फाइनल का स्क्वायर माइनस बी इनिशियल का स्क्वायर। क्या ये बातें समझ में आई? विच इज इक्वल टू वर्क डन बाय द नेट वर्क डन फोर्सेस के सभी के द्वारा इतना। अच्छा, हाफ एम बी का स्क्वायर, क्या ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, माइनस हाफ एम बी आई का स्क्वायर, क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है क्या? तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं अब आगे, देखिए आप,
work done net force is equal to work done by the conservative force, work done by the non-conservative force, work done by the external agent plus work done by the pseudo force is equal to half m v final का स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू डेल्टा के ई, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। देखिए ये अपना वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय द स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू नेट वर्क डन। तो सभी फोर्सेस के द्वारा जो किया गया काम है, वो जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो बॉडी के काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। बातें समझ में आई क्या? अब इसी को हम सारी बातों को और अच्छे से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डिटेल्स में। अगर मैं आपको बोलूं किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए कंसीडर करूं कि मान लेता हूं मैं कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो। क्या है ये? मैं ये जीरो बोल देता हूं। मतलब क्या? ओनली वर्क डन इज प्रेजेंट ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्सेस। किसकी वजह से? मोस्ट ऑफ द टाइम पे 99% केसेस में आपको जो मिलने वाला है ये सभी अब्सेंट्स होंगे, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस मिलेंगे। क्लियर? तो क्या मेरा नेट वर्क डन क्या सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से होगा? तो मैं इसको क्या डेल्टा के ही लिख दूं सीधे, सिर्फ इतना सा। अच्छा, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस को अगर आपने सीखा होगा तो हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन करते हैं क्या? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो ये रिलेशन होल्ड करता है, माइनस ऑफ डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस किसके द्वारा? वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। या मैं ऐसे बोलूं कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है? क्योंकि हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना आसान होता है। तो क्या मैं उसको यहाँ पे ऐसे लिख दूं क्या? देखिए अब माइनस डेल्टा यू को यहाँ रख देता हूं, माइनस डेल्टा यू विच कैन बी रिटन एज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, और इधर मैं क्या लिख सकता हूं? के फाइनल माइनस के इनिशियल। क्या मैं इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद क्या ऐसा लिखूंगा क्या? के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू यू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। देखिए तो इस इक्वेशन को मैंने चेंज किया, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इट मींस जब बॉडी के ऊपर या किसी भी सिस्टम के ऊपर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज हो तो उस बॉडी की टोटल एनर्जी कंजर्व होगी, जिसको हम इसी को हम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेजेंट। क्या ये मेरी बात समझ में आई आपको? सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी को क्या बताया हमने? मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कांस्टेंट, या कंजर्व बोल दो आप। तो ये क्या हो जाएगा? आप देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो, या मैं ऐसे बोलूं कि ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेजेंट, देन मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू, जिसको हम क्या यूज कर देते हैं? ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल। ये कब होल्ड करता है? ये सिर्फ जब कंजर्वेटिव फोर्सेज हो तब होल्ड करता है। कई बार हम स्टूडेंट्स के
दिमाग में हमेशा बैठा रहता है कि हमेशा ही सही होगा। नहीं, ये हमेशा सही नहीं है। जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट हो तभी ये वैलिड है। अगर हो सकता है स्यूडो फोर्स लग रहे हो, मतलब इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो सकता है एक्सटर्नल फोर्सेज जो, तब आप ऐसी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनिशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी ऑफ द बॉडी नहीं बोलोगे। सिर्फ कंजर्वेटिव प्रेजेंट हो तब हम इस रिलेशंस को होल्ड करते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको इसके थ्रू बताता हूं कि हमें इस थ्योरम को कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए आप पहले सवाल को पढ़ते हैं। देखिए, अ बॉडी ऑफ द मास 1 kg इज थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ द 20 मीटर पर सेकेंड। किसी भी बॉडी को मैं बोल देता हूं, यहाँ पे एक बॉडी अपना, ये बॉडी जिसको ऊपर फेंका गया है 20 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर? इट मोमेंटली कम्स टू द रेस्ट आफ्टर द अटेनिंग अ हाइट ऑफ द 18 मीटर। जब इसकी हाइट, ये वाली हाइट 18 मीटर हो जाती है तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है? मैं बोल दूं यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। क्लियर है बातें? वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। क्लियर? हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट, यहाँ पे लॉट नहीं रहेगा, लॉस्ट रहेगा, लॉस्ट ड्यू टू द एयर फ्रिक्शन। अब मैं आपसे पूछूं कि आप वर्क एनर्जी थ्योरम को जो अभी आप पीछे देखे उसके हिसाब से मेरे को सिर्फ इतना सी बात बताओ कि कौन कौन से फोर्सेस प्रेजेंट हैं। तो हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम को कैसे पढ़ा है उसको हम लिखते हैं। मैं लिखूंगा वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय द स्यूडो फोर्स। यही लिखा हमने, इज इक्वल टू डेल्टा के। तो क्या कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है क्या? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट है क्या? हाँ, फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन की बातें कर रहा है वो। क्या एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेजेंट है क्या? नहीं। क्या उसके अलावा कोई फोर्स लग रहा है? नहीं। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? तो इसके द्वारा काम कितना? 0। क्या ये फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है क्या? नहीं। जिसके द्वारा काम कितना है? 0। तो हमारे पास जो बचा है वो क्या है? वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के। देखिए आप, सिंपल। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब? माइनस डेल्टा यू। उसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, विच कैन बी रिटन एज यू फाइनल के फाइनल माइनस यू इनिशियल के इनिशियल। देखिए तो सिंपल सा। जब भी आपको कभी सवाल सॉल्व करने के लिए आएगा तो आप हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स को डेल्टा के की तरफ रखो, तो बाकी के द्वारा जो किया गया काम है इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। अब मुझे जो बचा है वो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कैलकुलेट करना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। क्लियर है बातें? तो अब कैलकुलेट करते हैं इसको हम। देखिए, अगर मैं, यही अपना फाइनल सिचुएशन है, अगर मैं के फाइनल की बात करूं तो ये कितना है? 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 है। अगर मैं यू फाइनल की बात कैलकुलेट करूं तो आप क्या बोलोगे? mgh। बॉडी का वेट कितना है? मास कितना है? 1 kg। तो मैं लिखूंगा 1 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेता हूं इंटू H18 विच इज इक्वल टू 180 जूल। देखो आप, क्लियर है? 180 जूल। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अब कैलकुलेट करें तो हम लोग, तो मैं लिखूंगा हाफ 1 इंटू बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर बाई 2 विच इज इक्वल टू 200 जूल। क्या ये बातें समझ में आई क्या? अब अगर मैं यू इनिशियल कैलकुलेट करूं तो यू इनिशियल आप कैलकुलेट करोगे तो हाइट क्या है? 0। तो कितना आएगा ये? 0। तो अब मेरा जो वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आया, ये क्या आया? देखिए, यूएफ के एफ जोड़ेंगे तो 180 आएगा, माइनस के ई और यू जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये 200। तो कितना आ गया अपना आंसर? -20 जूल। ये किसके द्वारा? वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ऑप्शंस में आपको मिलेंगे, तो हमारे लिए ऑप्शन कौन सा है? 20 जूल। माइनस क्यों आया है? क्योंकि एयर फ्रिक्शन जब हम बॉल को ऊपर थ्रो करेंगे तो उसका अपोजिट ही काम कर रहा है, इसलिए माइनस में लिखा गया।
क्लियर है बातें? तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में क्या होगा, प्लस 20 जूल वर्क हुआ। क्लियर? आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी, और आप जितना ज्यादा इस सवालों को प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी होगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।